आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। संसद में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी समस्या क्यों है? उन्होंने पूछा कि क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ पर बोलेंगे? क्या बिल्किस बानो को न्याय मिलेगा? ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटित बजट में 38% की कमी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इस देश में मुसलमान पढ़ें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनी भारत आना चाहती हैं मगर उन्हें रोका जा रहा है। एक कार्यक्रम में सीएम राव ने कहा कि चीन से विदेशी कंपनियां बाहर निकल रही हैं मगर हम उन्हें भारत की तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया पर भी सवाल उठाया। सीएम ने कहा कि अगर सचमुच ये सही होता तो कंपनियों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। कार्यक्रम में चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि उन्होंने खुद कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी फाइजर को भारत में लाने की कोशिश की मगर उसे नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत में आने की कितनी भी कोशिश कर ली मगर उन्हें यहाँ नहीं आने दिया। इसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि लोग सबसे अच्छी वैक्सीन लेना चाहते थे, वो इसे खरीदना भी चाहते थे। इसके बावजूद कंपनी को जबरन बंद कर दिया गया। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी नेतृत्व को लगता है कि एमआईएम को राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए तो उनकी पार्टी सुनिश्चित करेगी कि ग्रीन पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए। संजय ने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक जो आबादी का 80% हिस्सा है उसने हिंदुत्व बरादरी विकसित की है और इसका परिणाम वोटों में होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवा ध्वज भगवान अयप्पा और देवी सरस्वती के मौन रहने वाले न तो भाजपा के सदस्य हैं और न ही हिंदू। मंगलवार को इब्राहिमपट्टनम में प्रजा गोसा बीजेपी बड़ौसा कार्यक्रम के तहत संजय शक्ति केंद्रों में आयोजित होने वाली 11,000 सभाओं के वक्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण में भाषण के दौरान ये बात कही गई। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को आईटी और नगरपालिका प्रशासन मंत्री केटी रामाराव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री महमूद अली, चेवेल्ला सांसद रंजीत रेड्डी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अकबर ने शनिवार को एक विधानसभा सत्र के दौरान पुराने शहर के साथ किए गए अन्याय को लेकर बीआरएस की आलोचना की थी। इसके जवाब में केटीआर ने कहा कि सिर्फ 7 सीटों वाले एमआईएम के विधायक आवंटित समय से कई अधिक समय ले रहे हैं। उनके जवाब से नाराज अकबर ने कहा था कि एमआईएम आने वाले चुनाव में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 15 सीटें जीतने की कोशिश करेगी ताकि उनकी पार्टी को विधानसभा में अधिक से अधिक लाभ मिले। केटीआर ने बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं और पेयजल, बिजली आपूर्ति, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता को बनाए रखने, विरासत संरचनाओं के संरक्षण और अन्य मोर्चों पर काम करने में हुई प्रगति को सूचीबद्ध किया। भारत राष्ट्र समिति के नेताओं ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सत्तारूढ़ पार्टी ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। रेड्डी ने कहा था कि भले ही माओवादी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को विस्फोटकों से उड़ा दे, इसका बहुत कम परिणाम होगा क्योंकि ये लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। शिकायतें मुलुगु और नरसमपेट पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई हैं। बीआरएस नेताओं ने संदेह जताया कि रेवंत रेड्डी की टिप्पणी के पीछे कोई साजिश हो सकती है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के जीवन को खतरे में डालने की साजिश के तहत माओवादियों को प्रगति भवन को उड़ाने का आह्वान किया।
दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई एक्शन में है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज उसने तेलंगाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया अकाउंटेंट पहले केसीआर की बेटी के कविता के साथ काम करता था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भूमिका के लिए हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोरंटला को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था, जिसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। दिल्ली शराब नीति में हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थीं। इनमें से एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे। इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी। इससे पहले की नीति में 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थीं, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गईं, जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए सरकार पर धांधली का आरोप लगाया। भाजपा के विधायक एटेला राजेंद्रा ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव से 26 फरवरी को होने वाली मंडल लेखा अधिकारी परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध किया है। एटेला ने आयोग को लिखे एक पत्र में कहा कि केंद्र सरकार की 4 अन्य परीक्षाएं उसी दिन निर्धारित की गई हैं, जिससे सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों को रोजगार के अवसर खोने पर परेशानी हो रही है। भाजपा नेता ने कहा कि कई उम्मीदवारों ने डीओए परीक्षा को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए उनसे संपर्क किया, क्योंकि निर्धारित तिथि अन्य टीएस पीएससी परीक्षाओं के साथ आती है। परीक्षा की घोषणा लगभग 15 वर्षों के बाद 53 डीएओ रिक्तियों को भरने के लिए हुई, जिसके बाद 1.6 लाख उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया। तेलंगाना में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,532 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में एक नया मरीज सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,394 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4111 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 27 है। एडप्पादी पलानीस्वामी गुट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार KS थेनारासू ने इरोड ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। खास बात यह है कि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। ओ पनीरसेल्वम गुट के दौर से बाहर होने के बाद नामांकन के आखिरी दिन एडप्पादी पलानीस्वामी गुट के उम्मीदवार थेनारासू ने पर्चा दाखिल किया। राजनीतिक घटना की जानकारी रखने वाले नेताओं के अनुसार बीजेपी ये चाहती है कि एंटी डीएमके वोट एआईएडीएमके के 2 गुटों के बीच न बंटे। इससे पहले भाजपा ने 2 विरोधी अन्ना द्रमुक गुटों के बीच एक अस्थायी समझौता कराया था, जिसके बाद ओ पनीरसेल्वम गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और ईपीएस खेमे ने अपने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को बरकरार रखा। एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तीसरी पंक्ति में खड़े नेता क्या कहते हैं। ईपीएस और ओपीएस दोनों ने हमें और हमारे सुझाव को स्वीकार किया है। भाजपा ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के आम चुनाव के लिए तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व एआईएडीएमके करेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।